तो जो है पॉलिटिकल साइंटिस्ट है उन्होंने गवर्नमेंट को दो में डिवाइड करा, यूनिटरी एंड फेडरल, ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन नेशनल गवर्नमेंट एंड द रीजनल गवर्नमेंट। मतलब जो सेंटर पे गवर्नमेंट है और जो स्टेट में गवर्नमेंट है उनका कैसा रिलेशन है उसके बेसिस पे या तो यूनिटरी बोलेंगे या फिर फेडरल बोलेंगे। तो यूनिटरी में क्या होता है कि सारी की सारी पावर जो है नेशनल गवर्नमेंट दैट इज सेंटर पे होती है, एंड रीजनल गवर्नमेंट अगर होती भी है तो डिराइव द अथॉरिटी फ्रॉम द नेशनल गवर्नमेंट। तो मतलब सेंटर गवर्नमेंट ने जितनी भी पावर दे दी वो दे दी अपनी मर्जी से, अदरवाइज मतलब वो नहीं भी दे सकता है ना। देन है फेडरल गवर्नमेंट में क्या होता है, पावर जो डिवाइडर होती है दोनों के बीच में, और ये बाय द कॉन्स्टिट्यूशन बाय इटसेल्फ, एंड बोथ जो है बेसिकली क्या है, ऑपरेट इन द रेस्पेक्टिव जुरिसडिक्शन इंडिपेंडेंटली। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड कर देगा दोनों की पावर को और दोनों अपने अपने पावर के अकॉर्डिंगली काम करते हैं। तो ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, चाइना, इटली, बेल्जियम, नॉर्वे, स्वीडन, स्पेन जो यहाँ पे यूनिटरी मॉडल है। यूएस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रशिया, ब्राज़ील, अर्जेंटीना यहाँ पे फेडरल है। तो फेडरल मॉडल में क्या होता है, नेशनल गवर्नमेंट जो है, इन फेडरल मॉडल में द नेशनल गवर्नमेंट इज नोन एज फेडरल गवर्नमेंट और द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो उसको फेडरल या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर यूनियन गवर्नमेंट बोलेंगे। रीजनल गवर्नमेंट को बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट। फेडरल में ऐसा हो जाएगा। तो फेडरल वाले में फेडरल, नेशनल को फेडरल ही बोलेंगे और स्टेट वाले को बोलेंगे हम रीजनल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट। ठीक है, तो उसके फीचर्स क्या क्या हैं देखते हैं, कंपेयर करते हैं। तो जो वर्ड है फेडरेशन, वो लैटिन वर्ड से आया है फोर्डस, इसका मतलब होता है ट्रीटी या फिर एग्रीमेंट। तो फेडरेशन में क्या होता है, इज़ अ फेडरेशन इज़ अ न्यू स्टेट पॉलिटिकल सिस्टम जहाँ पे कि ट्रीटी या एग्रीमेंट से बना होता है। दो तीन वेरियस यूनिट्स के बीच में ट्रीटी या एग्रीमेंट होता है, उससे फेडरेशन बनता है। तो यूनिट ऑफ फेडरेशन आर नोन एज वेरियस नेम्स लाइक स्टेट। जो यूनिट होती है इसमें लाइक स्टेट हो जाएगा, यूएस एंड कैंटोन्स स्विट्ज़रलैंड में बोलते हैं, प्रोविंस कनाडा में बोलते हैं, रिपब्लिक रशिया में बोलते हैं। तो इनके बीच में जो है ट्रीटी होगी। ठीक है, तो फेडरेशन दो तरीके से बन सकता है, इंटीग्रेशन से या फिर डिसइंटीग्रेशन से। तो इंटीग्रेशन से क्या होता है कि तो इंटीग्रेशन में क्या होता है कि नंबर ऑफ मिलिट्रीली वीक या फिर इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टेट्स होते हैं पर ये इंडिपेंडेंट होते हैं। इंडिपेंडेंट मिलिट्रीली वीक या फिर इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टेट होते हैं, वो एक साथ आते हैं और वो बड़ा स्ट्रॉन्ग यूनियन बना देते हैं, जैसे कि यूएस में है। सेकेंड वे वाले में क्या होता है कि डिसइंटीग्रेशन में बड़ी यूनिटेड स्टेट है वो फेडरेशन में कन्वर्ट हो जाती है। कैसे, बाय ग्रांटिंग ऑटोनॉमी टू द प्रोविंस टू प्रमोट रीजनल इंटरेस्ट। ठीक है, जैसे कनाडा में तो बड़ी जो है छोटी में टूट जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, ऑटोनॉमी देने के लिए या फिर ज़्यादा जो है पे देने के लिए। कनाडा में ऐसा होता है, यूएस में जो है इंटीग्रेशन से होता है और कनाडा में डिसइंटीग्रेशन में उससे होता है। यूएस फर्स्ट एंड द ओल्डेस्ट फेडरेशन है वर्ल्ड में। तो ये 1787 में बना था, अमेरिकन रेवोल्यूशन के बाद में। अमेरिकन रेवोल्यूशन होता है 1775-83 में, जिसमें 50 स्टेट्स हैं। ठीक है, ओरिजिनली 13 स्टेट्स थे। ठीक है, एंड इज टेकन एज द मॉडल ऑफ फेडरेशन। द कैनेडियन फेडरेशन जो है इसमें 10 प्रोविंस होते हैं, ओरिजिनली 4 थे। ठीक है, एंड बेसिकली क्या है, ये भी 1867 में बना था। तो इंडिया जो है हमारा क्या बोलता है, फॉर ए फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बताता है, हमारा प्रोवाइड करता है। फ्रेमर ने जो है अडॉप्ट करा फेडरल सिस्टम। कॉन्स्टिट्यूशन भी हमारा फेडरल सिस्टम बताता है और फ्रेमर ने जो भी है वो भी है अडॉप्ट करा फेडरल सिस्टम, दो रीजंस की वजह से। पहला कि बहुत बड़ी साइज़ है हमारी कंट्री की, एंड दूसरा सोशल कल्चरल डाइवर्सिटी की वजह से। ठीक है, तो उनको लगा कि भाई फेडरल सिस्टम जो है, फेडरल सिस्टम से क्या होगा कि एफिशिएंट गवर्नेंस रहेगी और जो है बेसिकली क्या है, नेशनल यूनिटी बनी रहेगी विद रीजनल ऑटोनॉमी। ठीक है, एक तो यूनिटी बनी रहेगी, ठीक है, और बेसिकली ऑटोनॉमी रहेगी। हाउएवर जो टर्म फेडरेशन है को कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है। आर्टिकल 1 क्या बोलता है कि इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट बोलता है। देन है अम्बेडकर जो है, भीमराव अम्बेडकर, उन्होंने यूनियन ऑफ स्टेट जो है बोला कि हम इसको प्रेफर करेंगे टू फेडरेशन ऑफ स्टेट। क्यों? क्योंकि दो चीज़ बताता है कि इंडियन फेडरेशन जो है वो अग्रीमेंट नहीं हुआ स्टेट के बीच में, जैसे कि अमेरिकन फेडरेशन हुआ था। ठीक है,
और दूसरा कि कोई भी स्टेट जो है सिसीड नहीं कर सकता फेडरेशन से, ठीक है। द फेडरेशन इज़ यूनियन बिकॉज इट इज़ इंडिस्ट्रक्टिबल। तो यूनियन ऑफ द स्टेट, तो फेडरेशन जो है इज़ यूनियन बिकॉज इट इज़ इंडिस्ट्रक्टिबल, ठीक है। तो इंडियन फेडरल सिस्टम जो है वो कैनेडियन मॉडल पे बेस्ड है, ना कि अमेरिकन पे। तो अमेरिका में क्या हुआ था कि बहुत सारे ने आके मिल के बने, कनाडा में क्या बड़ी में से छोटे में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो इंडिया में भी क्या है, छोटे छोटे में डिवाइड कर दिया है जिससे कि अच्छे से काम करे। हाँ, ठीक है। इंडियन जो है फेडरेशन रिसेंबल कैनेडियन फेडरेशन कैसे, पहला तो फॉर्मेशन, ये कैसे बना है, डिसइंटीग्रेशन से बना है। दूसरा इन इट्स प्रेफरेंस टू द टर्म यूनियन, ठीक है। इसमें कैनेडियन फेडरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड अ यूनियन, हम लोग यूनियन बोलते हैं ना कि फेडरेशन बोलते हैं, यूनियन ऑफ स्टेट ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट। तो इसीलिए पहला तो वो डिसइंटीग्रेशन से बना है, दूसरा कि वो यूनियन टर्म यूज़ करता है, ठीक है। तीसरा सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, दैट इज़ ज़्यादा पावर जो सेंटर को दे रखी है देन स्टेट। यानी हमारे जो है फेडरल फीचर क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के, पहला ड्यूल पॉलिटी। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने अंदर ड्यूल पॉलिटी दे रखी है, दैट इज़ यूनियन सेंटर पे है, स्टेट जो है पेरिफेरी पे है। हर एक को जो है सोवरेन पावर दे रखी है, रिस्पेक्ट इन देयर फील्ड असाइन टू देम रिस्पेक्टिवली बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है सोवरेन पावर दे रखी है। तो यूनियन जो है डील करता है नेशनल इंपॉर्टेंस के मैटर्स जैसे डिफेंस, फॉरेन अफेयर, करेंसी, कम्युनिकेशन। स्टेट वाला जो है रीजनली लोकल इंपॉर्टेंस वाले मैटर्स है जैसे पब्लिक ऑर्डर, एग्रीकल्चर, हेल्थ, लोकल गवर्नमेंट, इनमें डील करते हैं। देन है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा रिटन है और लेंथीएस्ट है, ठीक है। अभी तो इस टाइम पे जब ये 395 आर्टिकल है, 22 पार्ट, 8 शेड्यूल। 2016 में जो है ओरिजिनली ऐसा था, अभी कितने होंगे, 465 आर्टिकल हैं, 25 पार्ट एंड 12 शेड्यूल हैं अभी, ठीक है। तो ये बताता है कि द स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, पावर एंड फंक्शन ऑफ बोथ सेंटर एंड द स्टेट एंड प्रिस्क्राइब द लिमिट विद इन विच दे मस्ट ऑपरेट, ठीक है। दस इट अवॉइड द मिसअंडरस्टैंडिंग एंड डिसएग्रीमेंट। देन अ डिवीजन ऑफ पावर। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है पावर डिवाइड कर रखी है सेंटर्स टू इट के थ्रू इन टर्म्स ऑफ यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। तो ये 7 शेड्यूल में दे रखा है। तो यूनियन लिस्ट में 100 सब्जेक्ट्स आते हैं, ओरिजिनली 97 थे। स्टेट लिस्ट में अभी 61 आते हैं, ओरिजिनली 66 थे, मतलब 5 कम कर दिए। कंकरेंट में जो है अभी 52 है, ओरिजिनली 47 थे, इसमें बढ़ा दिए, ठीक है। तो स्टेट वाले में कम कर दिए और बाकी दोनों में बढ़ा दिए। तो सेंटर वाले में 3 बढ़ा दिए, स्टेट वाले में 5 बढ़ा दिए, ठीक है। बोथ जो है सेंटर स्टेट दोनों ही कंकरेंट लिस्ट पे मतलब लॉ बना सकते हैं, पर अगर कॉन्फ्लिक्ट होगा तो सेंट्रल का लॉ प्रिवेल करेगा। यानी रेसिडुअरी सब्जेक्ट है वो हैं जो कि 3 लिस्ट में मेंशन नहीं है, तीनों लिस्ट में। तो इस पे जो है सेंटर के पास में पावर है। यानी सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे क्या, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, हाईएस्ट है, ठीक है। लॉ जो है सेंटर और स्टेट का जो है वो इससे कंफर्म करे, जो इसका ये लॉ है इन दोनों ने जो बनाया है वो कंफर्म करे इसके प्रोविजन से। अदरवाइज जो है सुप्रीम कोर्ट उसको या फिर हाई कोर्ट उसको इनवैलिड डिक्लेयर कर देगा जुडिशियल रिव्यू के थ्रू, ठीक है। दस ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी at both the level must operate within the jurisdiction prescribed by the constitution। तो कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, इसमें जो लिख दिया वो पत्थर की लकीर है, तीनों ऑर्गन को इसके अंदर ही काम करना पड़ेगा, ठीक है। देन है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। तो डिवीजन ऑफ पावर्स जो है एस्टैब्लिश बाय कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज सुप्रीम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी मेंटेन्ड। एक तो डिवीजन ऑफ पावर जो भी पावर डिवाइड कर रखी है सेंटर स्टेट्स इसमें लिस्ट में, और दूसरी चीज़ सुप्रीमेसी पावर तभी मेंटेन होगी अगर उसका अमेंडमेंट जो मेथड है वो रिजिड होगा कॉन्स्टिट्यूशन को। अगर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का मेथड जो है फ्लेक्सिबल होगा तो बिलेवर, तो फिर पहले क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी कम कर देंगे, फिर सेंटर अपने पास में सारी पावर ले लेगा, ठीक है। हेंस कॉन्स्टिट्यूशन जो है रिजिड है टू द एक्सटेंट
कि जो फेडरल फीचर्स हैं उनसे रिलेटेड, जैसे सेंटर स्टेट रिलेशन, देन जुडिशल ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये तभी अमेंड होगा बाय जॉइंट एक्शन ऑफ द सेंटर एंड द स्टेट। ठीक है, तो जो प्रोविज़न जो कि कंसर्न है किसी फेडरल स्ट्रक्चर से, दैट इज सेंटर स्टेट रिलेशन एंड जुडिशल ऑर्गेनाइजेशन, तो वो जॉइंट एक्शन सेंटर स्टेट के जॉइंट एक्शन से ही अमेंड होंगे। तो इसमें क्या स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होगी एंड हाफ ऑफ द स्टेट जो है उनको, स्टेट लेजिस्लेचर उनको अप्रूवल देना पड़ेगा, तभी होगा। तो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, देन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो है बना रखी है और इसका हेड है सुप्रीम कोर्ट, दो पर्पज़ के लिए। पहला कि जो है कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी को प्रोटेक्ट करे जुडिशियल रिव्यू के थ्रू, है ना। दूसरा, जो सेंट्रल स्टेट के बीच में भी डिस्प्यूट है उनको सेटल कर दे, एंड बिटवीन स्टेट्स और सेंट्रल स्टेट के बीच में डिस्प्यूट है उसको सेटल कर दे। ठीक है, तो इससे क्या होगी, सिक्योरिटी टेन्योर। अब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी कुछ मेजर्स है जिससे कि क्या है इन जुडिशरी के बारे में, जैसे कि सिक्योरिटी टेन्योर ऑफ द जजेस, फिक्स सर्विस कंडीशन। इससे क्या होगी, जुडिशरी इंडिपेंडेंट रहेगी, तभी तो अच्छे से काम करेगी और कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रोविजंस उनको मेंटेन करेगी, है ना। बाइकैमरलिज्म, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने जो बाइकैमरलिज्म लेजिस्लेचर प्रोवाइड करा है, अपर हाउस राज्यसभा, लोअर हाउस लोकसभा। तो राज्यसभा जो है स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा ऑफ इंडियन फेडरेशन जो है, वाइल लोकसभा जो है लोग पीपल ऑफ द इंडिया उनको रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, राज्यसभा जो है लेस पावरफुल चेंबर है, इज़ रिक्वायर्ड टू मेंटेन द फेडरल इक्विलिब्रियम बाय प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट अगेंस्ट द अनड्यू इंटरफेरेंस ऑफ द सेंटर। मतलब कोई भी लॉ बनाने के लिए राज्यसभा की ज़रूरत है। तो मान लो अगर कोई ऐसा प्रोविज़न है जो कि स्टेट को अफेक्ट कर रहा है तो राज्यसभा पास नहीं करेगा। तो इसीलिए जो भी मतलब फेडरल इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए है, ठीक है, स्टेट के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। देना यूनिटरी फीचर क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, इसमें आएगा यूनिटरी या फिर नॉन फेडरल फीचर्स कौन कौन से। पहला है स्ट्रॉन्ग सेंटर, तो डिवीजन ऑफ पावर जो है सेंटर को फेवर कर रहा है और बहुत ही ज़्यादा इनइक्विटेबल है ये। ठीक है, फर्स्ट जो यूनियन लिस्ट में ज़्यादा सब्जेक्ट्स हैं और ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं वो इसमें डाल रखे हैं, और जो ओवरराइडिंग अथॉरिटी है वो कंकरेंट लिस्ट में, अगर मान लो दोनों ने लॉ बना दिया तो सेंटर का प्रिवेल करेगा, तो वो भी सेंटर के पास में है। फाइनली जो रेसिड्यू पावर है वो भी सेंटर के पास में है। ठीक है, यूएस में क्या होता है कि रेसिड्यू पावर वो स्टेट के पास में रहते हैं। ठीक है, तो इस कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा सेंटर को स्ट्रॉन्ग बना देता है। देन है स्टेट नॉट इंडिस्ट्रक्टेबल, तो अनलाइक इन अदर फेडरेशन स्टेट जो इंडिया में होते हैं उनको नो राइट टू टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, मतलब उनकी जो बाउंड्री है, नाम है, वो ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा ही रहे। ठीक है, उसको चेंज भी कर सकते हैं। तो पार्लियामेंट जो है खुद से यूनिलेटरल एक्शन से चेंज कर सकता है क्या, एरिया फिर बाउंड्री नेम किसी भी स्टेट का। एरिया छोटा बड़ा कर सकता है, बाउंड्री भी चेंज कर सकता है। ठीक है, उसके बाद में नेम। ठीक है, ओनली उसमें क्या है, एक सिंपल मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है, वो भी स्पेशल की तो ज़रूरत भी नहीं है इसमें। हैंस जो है इंडियन फेडरेशन क्या है, इंडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट, मतलब यूनियन तो इंडिस्ट्रक्टेबल है पर स्टेट डिस्ट्रक्टेबल हो सकता है, किसी स्टेट को ख़त्म ही कर दे। तो अमेरिकन फेडरेशन में क्या होता है, इंडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ इंडिस्ट्रक्टेबल स्टेट, दोनों ही इंडिस्ट्रक्टेबल हैं इसमें, यूनियन भी और स्टेट भी। देन है सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, तो यूजुअली क्या होता है इन ए फेडरेशन द स्टेट जो है उसके पास में राइट है कि वो अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बना सके सेपरेट सेंटर से अलग। फेडरेशन में स्टेट अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं, स्टेट का अलग होगा, सेंटर का अलग होगा। इंडिया में ऐसा कोई पावर नहीं दे रखी स्टेट्स को। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है सेंटर और स्टेट दोनों पे लगेगा। बहुत सेंटर एंड द स्टेट जो है वो इसी सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर काम करेंगे। ओनली एक्सेप्शन जो जम्मू एंड कश्मीर का था, इसका खुद का एक स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन था। अभी का चेक करना पड़ेगा अभी का क्या सीन है। अभी इंडिया का ही मानेगा, अभी उसका हट गया होगा शायद। देन है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देन है जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जो प्रोसेस है वो लेस रिजिड है एंड व्हाट इज़ फाउंड इन अदर फेडरेशन। ठीक है, इतनी रिजिड नहीं है वो जैसा कि बोलते हैं। तो इसको यूनिलेटरी अमेंड कर सकते हैं, पार्लियामेंट ही कर पाएगा और स्टेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, यूनिलेटरी बात है पार्लियामेंट आइदर बाय सिंपल मेजॉरिटी स्पेशल मेजॉरिटी, दोनों से ही कर सकते हैं। ठीक है, देन है पावर टू इनिशिएट अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है ओनली सेंटर पे लगेगा, सेंटर ही अमेंड कर सकता है, स्टेट नहीं कर सकता।
स्टेट कैन ऑल्सो प्रपोज एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। यूएस में क्या होता है कि यूएस में स्टेट प्रपोज कर सकता है अमेंडमेंट में, इंडिया वाला नहीं हो, इंडिया में नहीं होगा ऐसा। देन है नो इक्वलिटी ऑफ स्टेट रिप्रेजेंटेशन। स्टेट जो है रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है राज्यसभा में बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन, जिसकी ज़्यादा पॉपुलेशन को ज़्यादा सीट्स मिलेंगी। हेंस मेंबर जो है मेंबरशिप वेरी करती है 1 से 31। तो यूएस में क्या है कि प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी है ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन द अपर हाउस। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अमेरिका सीनेट जो जिसको अपर हाउस है उसमें 100 मेंबर होंगे, हर एक स्टेट से दो मेंबर आएंगे। तो ये क्या है, स्मॉलर स्टेट्स को सेफगार्ड दे रखा है। देन है इमरजेंसी प्रोविजन। देन है इसमें क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो 3 टाइप की इमरजेंसी बताएगा, नेशनल, स्टेट, फाइनेंस। ठीक है, तो इमरजेंसी में क्या होता है, सेंटर जो है के पास में पूरी पावर हो जाती है और स्टेट जो है पूरा सेंटर के कंट्रोल में आ जाता है। तो जो है फेडरल स्ट्रक्चर है उसको यूनिटरी में कन्वर्ट कर देता है विदाउट अ फॉर्मल अमेंडमेंट। ठीक है, इस टाइप का जो ट्रांसफॉर्मेशन किसी दूसरी फेडरेशन में नहीं मिला। देन है सिंगल सिटीजनशिप। तो इन स्पाइट ऑफ ड्यूअल पॉलिटी तो ड्यूअल है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है लाइक कनाडा, उसने कनाडा में भी सिंगल है और सिंगल सिटीजनशिप के लिए बोलता है। एक ही सिटीजनशिप है, स्टेट की यूनियन की अलग अलग नहीं है। सिटीजन जो है इरिस्पेक्ट ऑफ किसी भी स्टेट से वो एक ही सिटीजन इंडियन ही माना जाएगा। बाकी फेडरेशन जैसे यूएस, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया जो है इसमें ड्यूअल सिटीजनशिप देते हैं, नेशनल और स्टेट सिटीजनशिप देते हैं। देन इसमें क्या है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है इंटीग्रेटेड जुडिशरी के बारे में बोला, तो सुप्रीम कोर्ट टॉप पर रहेगा, हाई कोर्ट उसके नीचे रहेगा। देन है सिंगल सिस्टम ऑफ द कोर्ट एनफोर्स सेंट्रल एज वेल एज स्टेट लॉ। तो मतलब इसमें क्या होगा कि स्टेट का कोई लॉ, स्टेट ने राजस्थान ने कोई लॉ बनाया, ठीक है, तो उस वाले लॉ को सुप्रीम कोर्ट सुन सकता है। सेंटर ने कोई लॉ बनाया, उस वाले लॉ के अगेंस्ट कोई केस हुआ तो उसको स्टेट हाई कोर्ट सुन सकता है। ठीक है, यूएस में क्या है कि डबल सिस्टम है कोर्ट का। ठीक है, फेडरल लॉ जो है फेडरल जुडिशरी इन्फोर्स करेगा, स्टेट लॉ स्टेट जुडिशरी इन्फोर्स करेगा, इंटरचेंज नहीं होगा। देन है ऑल इंडिया सर्विस। इसमें क्या होगा कि यूएस में फेडरल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट जो है सेपरेट जो है पब्लिक सर्विस। इंडिया में क्या है, सेंटर एंड द स्टेट हैव दे सेपरेट पब्लिक सर्विस। मतलब सेंटर की अलग सर्विस है, सेंटर की पब्लिक सर्विस अलग है, स्टेट की पब्लिक सर्विस अलग है। ठीक है, बट उसके एडिशन में ऑल इंडिया सर्विस जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस जो है वो कॉमन है, सेंटर और स्टेट को दोनों को सर्व करेंगे। ठीक है, मेंबर जो इसके वो रिक्रूट और ट्रेन, सेंटर रिक्रूट एंड ट्रेन करेगा इनको, सेंटर एग्ज़ाम दिलवाएगा और ट्रेनिंग भी सेंटर दिलाएगा, एंड अल्टीमेट कंट्रोल जो सेंटर का रहेगा। ठीक है, तो ये क्या है, वॉयलेट करता है फेडरलिज्म के प्रोविजन को। देन है इंटीग्रेटेड जो ऑडिट मशीनरी। तो कैग जो होता है वो ऑडिट करता है सेंटर के अकाउंट एंड स्टेट के अकाउंट, दोनों को यही ऑडिट करेगा। पर इसका अपॉइंटमेंट और रिमूवल जो है प्रेजेंट करेगा विदाउट कंसल्टिंग स्टेट। मतलब प्रेजेंट करेगा पर स्टेट से पूछना चाहिए भाई हम किसको रखें कि नहीं रखें। तो मान लो किसी स्टेट में दूसरी पार्टी गवर्नमेंट है और जो कैग है वो प्रो गवर्नमेंट है, तो वो तो वहाँ पे ज़्यादा कमी निकालेगा। ठीक है, हाईलाइट करेगा, तो कंसल्ट नहीं करता प्रेसिडेंट। तो कैग एक तो दोनों सेंटर स्टेट दोनों के अकाउंट को ऑडिट करेगा और अपॉइंट और रिमूवल करते टाइम जो प्रेजेंट पूछता भी नहीं है। तो इससे क्या होता है कि स्टेट की फाइनेंशियल जो ऑटोनॉमी होती है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। ठीक है, देन अमेरिका का जो कंट्रोलर जनरल है उसका कोई रोल नहीं है विद रिस्पेक्ट टू द अकाउंट ऑफ द स्टेट। देन है पार्लियामेंट अथॉरिटी ओवर द स्टेट लिस्ट। तो इसमें क्या है, इवन इन लिमिटेड स्फीयर ऑफ अथॉरिटी अलॉटेड टू दम स्टेट जे डू नॉट हैव एक्सक्लूसिव कंट्रोल। तो इवन इन लिमिटेड स्फीयर ऑफ अथॉरिटी अलॉटेड टू दम स्टेट डू नॉट हैव एक्सक्लूसिव, ऑल्दो मतलब बहुत कम अथॉरिटी दे रखी है फिर भी जो है स्टेट का जो एक्सक्लूसिव कंट्रोल नहीं है। पार्लियामेंट जो है वो बेसिकली लॉ बना सकता है किसी भी स्टेट लिस्ट में, किसी भी स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट में। अगर राज्यसभा ने एक रेजोल्यूशन पास करा है, बोला है कि भाई ये नेशनल इंटरेस्ट में है, आप स्टेट लिस्ट पे कोई लॉ बना दो, तो पार्लियामेंट उस पर लॉ बना देगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो कंप्लीट लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस ऑफ द पार्लियामेंट जो है कैन बी एक्सटेंडेड विदाउट एक्सटेंडिंग द अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, देन है नोटेबली
दिस कैन बी डन व्हेन बेसिकली नो इमरजेंसी ऑफ एनी काइंड। हाँ, इमरजेंसी की ज़रूरत नहीं है, बस राज्यसभा ने रेजोल्यूशन पास करा और पार्लियामेंट लॉ बना देगा। देन अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर। गवर्नर जो हेड ऑफ द स्टेट होता है और इसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, ठीक है। तो ये ऑफिस होल्ड करता है ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। तो वो एजेंट के जैसे काम करता है, ही एक्ट्स एज द एजेंट ऑफ द सेंटर। एजेंट है ना। तो ये क्या होता है, इसके थ्रू सेंटर जो है कंट्रोल करता है स्टेट को। तो एजेंट होगा तो सेंटर कंट्रोल करेगा स्टेट को। तो अमेरिका में क्या होता है कि इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट प्रोवाइडेड, अमेरिका जो है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है इलेक्टेड हेड, इलेक्ट होके आता है गवर्नर, जो वहाँ जो भी रहेगा वहाँ पे इलेक्ट होके आता है, ना कि अपॉइंट करते हैं, ठीक है। इंडिया अडॉप्ट करे कैनेडियन सिस्टम, जहाँ पे कि सेंटर अपॉइंट करेगा। देन है इंटीग्रेटेड इलेक्शन मशीनरी। तो इसमें इलेक्शन कमीशन जो है बेसिकली वो इलेक्शन करता है सेंटर लेजिस्लेचर और स्टेट लेजिस्लेचर के भी। पर इस बॉडी को प्रेसिडेंट बनाएगा, स्टेट का कोई से ही नहीं होगा इसमें, ठीक है। द पोजीशन इज सेम विद रिमूवल ऑफ इट्स मेंबर एज वेल। तो जब इसको रिमूव करेंगे मेंबर को, तब भी उस टाइम पे भी प्रेसिडेंट ही करेगा, इनका कोई रूल नहीं होगा। तो यूएस में क्या है, सेपरेट मशीनरी फॉर कंडक्ट ऑफ इलेक्शन एट फेडरल एंड द स्टेट लेवल में, ठीक है। देन है वीटो ओवर स्टेट बिल। तो भाई गवर्नर के पास में पावर है कि वो क्या बोलते हैं, किसी भी बिल जो पास कर दिया स्टेट लेजिस्लेचर ने उसको रिजर्व कर सकता है। मतलब स्टेट लेजिस्लेचर ने बिल पास कर दिया, उसको रिजर्व कर सकता है कि भाई इसको प्रेसिडेंट कंसिडर करेगा, मेरे तो समझ में नहीं आ रही, हाँ बोलूँ कि ना बोलूँ। तो उसमें प्रेसिडेंट के पास में पावर होती है, वो अपना एसेंट दे सकता है, ये मतलब मना कर सकता है एसेंट को, ठीक है। वो फर्स्ट इंस्टेंस और सेकेंड इंस्टेंस दोनों में ही कैन विदहोल्ड हिज एसेंट टू सच बिल, नॉट ओनली द फर्स्ट इंस्टेंस बट ऑल्सो इन द सेकेंड इंस्टेंस, ठीक है। दस प्रेसिडेंट जो है उसके पास में एब्सोल्यूट पावर है, नॉट सस्पेंसिव वीटो ओवर द स्टेट लेजिस्लेचर। सस्पेंसिव वीटो में क्या होता है कि मान लो दोबारा से लोकसभा ने पास कर दिया तो प्रेसिडेंट को हाँ बोलना ही बोलना पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है कि इसमें सस्पेंसिव एब्सोल्यूट वीटो होती है, मना कर देगा, सीधे से मना कर देगा, ठीक है। बट यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है, स्टेट जो है आर ऑटोनमस विद इन देयर फील्ड्स एंड देयर इज नो प्रोविजन फॉर एनी सच रिजर्वेशन। हाँ, मतलब जो यूएस में स्टेट का कोई जो भी हेड होगा वो रिजर्व नहीं करता है प्रेसिडेंट के लिए। देन ए क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ द फेडरल सिस्टम। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा, उसने क्या है बेसिकली कि ट्रेडिशनल फेडरल has deviated from the traditional federal system like US, Switzerland, Australia and incorporated number of unitary and non-federal feature, ठीक है। Then tilting the balance of power in favor of the center, ठीक है। तो केसी वेयर क्या बोलता है कि इंडिया का जो है कॉन्स्टिट्यूशन क्वासी फेडरल है। तो इंडियन यूनियन इज अ यूनिटरी स्टेट विद सब्सिडियरी फेडरल फीचर rather than फेडरल स्टेट विद सब्सिडियरी यूनिटरी फीचर्स, ठीक है। देन है के संथानम बोलते हैं, टू फैक्टर जो है यूनिटरी बताते हैं। पहले तो डोमिनेंस है सेंटर का फाइनेंशियल स्फीयर में एंड डिपेंडेंस ऑफ द स्टेट अपॉन द सेंट्रल ग्रांट, ठीक है। पहला ये के संथानम तो पहले पैसे के ऊपर बताते, देन है दूसरा प्लानिंग कमीशन जो कंट्रोल करता है डेवलपमेंट प्रोसेस इन द स्टेट की। सेंटर पे बैठ के बोल देगा, सेंटर बोलेगा इस स्टेट में जो है ये कैनाल बनेगी, वो कैनाल बनेगी, यहाँ से रोड जाएगा, ये फॉरेस्ट काटे जाएंगे, यहाँ बिल्डिंग बनेगी, वहाँ बिल्डिंग बनेगी। तो सेंटर डिसाइड करेगा कि क्या प्लानिंग होगी, ठीक है। उसने बोला कि इंडिया जो है फंक्शन एज ए यूनिटी स्टेट दो द यूनियन एंड द स्टेट जो हैव ट्राई टू फंक्शन फॉर्मली एंड लीगली एज फेडरेशन, ठीक है। देन है पॉल जो है एप्पल बाय, वो क्या बोलता है कि इंडियन सिस्टम जो है एक्सट्रीमली फेडरल, ओके, एक्सट्रीमली फेडरल। देन है मॉरिस स्टोन क्या बोलता है कि बार्गेनिंग फेडरलिज्म बोलता है। एवरी जेनिन बोलता है कि फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, ठीक है। और ये बोलता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है इज़ मेनली फेडरल विद यूनिक जो है सेफगार्ड फॉर एनफोर्सिंग नेशनल यूनिटी एंड ग्रोथ, ठीक है।
देन है एलेक्जेंड्रोविज जो है बोलते हैं इंडिया इज़ अ केस ऑफ स्वी जेनरिस दैट इज़ यूनिक इन कैरेक्टर। ग्रैनविली ऑस्टिन बोलते हैं कि इंडियन फेडरेशन एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। ठीक है, इसने बोला है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ क्रिएटेड अ स्ट्रॉन्गली सेंट्रल गवर्नमेंट। इट हैज़ नॉट मेड द स्टेट गवर्नमेंट वीक and has not reduced them to the level of administrative agencies for the execution of policies of the central. He described the Indian federalism as a new kind of federation to meet the Indian peculiar needs. ठीक है, देन है अम्बेडकर क्या बोलते हैं कि constitution is federal constitution in as much as it is established as dual polity. The union is not a league of nation. Union is not a league of state united in a loose relationship, nor are the state the agencies of the union. ठीक है, deriving power from it. Both union and the state जो है created by the constitution, both derive respective authority from the constitution. ठीक है, उसने further बोला yet the constitution जो है avoid the type mode of federalism and could be unitary as well as federal according to the requirement of time and circumstances. ठीक है, जो क्रिटिसिज्म को वो जो रिप्लाई करा था ओवर सेंट्रलाइजेशन, तो उसने बोला कि अ सीरियस कंप्लेन इज मेड ऑन द ग्राउंड दैट देयर इज टू मच सेंट्रलाइजेशन एंड द स्टेट हैव बीन रिड्यूस्ड टू म्यूनिसिपैलिटीज. इट इज़ क्लियर दैट दिस व्यू इज नॉट ओनली exaggeration but is also found on misunderstanding of what exactly the constitution contrives to do. As to the relationship between center and the state, it is necessary to bear in mind the fundamental principle on which it rests. The basic principle of federalism is that the legislative and executive authority is partitioned between center and the state, not by any law to be made by the center but the constitution itself. This is what the constitution does. The state जो है are in no way dependent upon the center for their legislative and executive authority. ठीक है, देन है बोमाई केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल एंड laid down that the constitution is federal and characterize federalism as a basic feature. अच्छा, एस आर बोमाई केस में बोला कि फेडरलिज्म जो है हमारा बेसिक फीचर है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी फेडरल है. उसने बोला कि अंडर द स्कीम आवर कॉन्स्टिट्यूशन जो है ग्रेटर पावर जो है सेंटर को दे रखा है विज अ स्टेट. इसका मतलब ये नहीं है कि दैट द स्टेट आर मेयर अपेंडेज ऑफ द सेंटर. ठीक है, state have independent constitutional existence. They are not satellite or agent of the state. ठीक है, while the sphere allotted to them the state are supreme. ठीक है, emergency टाइम पे क्या होता है सेंटर and in the certain other जो eventualities the power are overridden or जो invaded by the center is not destructive of essential federal features of the constitution. ठीक है, Federalism in India represents the compromise between the following two conflicting considerations: normal division of power under which state enjoys autonomy within their own sphere. दूसरा है need for national integrity and strong union government under the exceptional circumstances. तो इंडियन पॉलिटी में कौन कौन से फेडरल स्पिरिट्स दिखते हैं? That is territorial dispute between states, for example जो महाराष्ट्र कर्नाटका और बेलगाम. Dispute between states over sharing river water, for example कर्नाटका तमिलनाडु और कावेरी water. Then है emergence of regional parties and coming to power like Andhra Pradesh, Tamil Nadu. Then है creation of new state to fulfill regional aspirations like Mizoram, recently Jharkhand. Then है demand of state for more financial grant from the state center to meet their developmental needs. Then assertion of autonomy by the state and their resistance to the interference by the center. Then Supreme Court imposition of several procedural limitation on use of Article 356 presidential rule in state by the center. Then parliamentary system ये छूट गया था, that is 42nd and 44th Amendment Act 1976 and 78 जो respectively उन्होंने बोला कि मिनिस्ट्री की एडवाइस से बाइंडिंग होगी प्रेसिडेंट के ऊपर. तो के शाह ने उन्होंने फेवर करा था कि भाई प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो है उसको अडॉप्ट करें.
तो 3 प्राइम मिनिस्टर जो इंदिरा गांधी, देवेगौड़ा, इंदिरा गांधी 66, 1966, देवेगौड़ा 1996, देन है मनमोहन 2004, ये जो राज्यसभा से थे।